हाय, आई एजू क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। जैसे ही हमने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो था इसमें यहाँ तक तो कर लिया था, अब हम बात करने वाले हैं और आगे के पैराग्राफ में इसी राजपूत किंगडम के बारे में। जैसे आगे हमने देखा था सौराष्ट्र कच्छ बराबर है वो चावड़ा डायनेस्टी के अंदर था, उन्होंने रूल किया। वहां पर अनहिलवाड़ पाटन, आज आप पाटन के नाम को जानते हैं, वो पहले अनहिलवाड़ पाटन था। इधर लिखा है क्लियरली, अगर आप पढ़ेंगे तो दे इंक्लूडेड वढ़वान, दीव, ओखा मंडल, पातगढ़, भद्रावती। अब ये पातगढ़ को आप लखपत भी कह सकते हैं और भद्रावती को कच्छ भी कह सकते हैं। सो दोनों नाम है यहाँ पर। इन सभी के बीच में लाइक अमॉन्ग दिस ऑल रूलर्स, जो सोलंकी के जो राजकुमार थे, जो किंग्स थे, जिसे हम चालुक्य डायनेस्टी भी कहते हैं, दे वर कॉल्ड और दे वर कंसिडर्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ राजपूत रेजाइम। इस राजपूत पूरा जो एरा था, जो उनका पीरियड था, उसमें गोल्डन किंग्स हुआ करते थे सोलंकी डायनेस्टी के। पावरफुल रूलर्स जो थे इस क्लैन के, कौन से क्लैन के? चालुक्य डायनेस्टी के। वो थे मूलराज भीमदेव वन, सिद्धराज जयसी, कुमारपाल, भीमदेव टू। ये सब के सब चालुक्य डायनेस्टी के पावरफुल किंग्स थे। ध्यान देते रहिएगा, आगे हम बात करते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ सोलंकीज, मतलब चालुक्य डायनेस्टी के रूलर के दौरान, मेनी किंग्स ऑफ गुजरात वर इकोनॉमिकली एंड कल्चरली प्रॉस्परस। ये सारे के सारे जो गुजरात के राजा थे पैसों से भी काफी ऊपर थे, और हमारा यहाँ के जो राजा रजौड़ा थे बहुत ही प्रॉस्परस थे, उनकी लाइफस्टाइल बहुत हाई थी, धन दौलत बहुत थी, सब कुछ था उनके पास। ऐसे में आगे मैं बात करना चाहता हूँ उदयमती। उदयमती कौन थी? डॉटर ऑफ रूलर ऑफ जूनागढ़, जूनागढ़ के राजा की बेटी। रखेंगर वॉज मैरिड टू भीमदेव वन सोलंकी। रानी उदयमती बिल्ट द वर्ल्ड फेमस स्टेपवेल, रानी की वाव। रानी की वाव जिसे कहते हैं रानी की वाव, वो एक्चुअली में पाटन के अंदर है। उसको आज यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब पूरी दुनिया में एक ऐसी प्लेस जो बहुत पुरानी है और बहुत ही कीमती है। सिद्धराज जयसी की जो मदर थी मीनल देवी, शी वॉज एन आइडियल क्वीन मदर। रानी भी थी और अच्छी माँ भी थी। क्यों? शी डिड लॉट ऑफ थिंग्स टू गिव जस्टिस टू द पीपल। इट वॉज हर डिसीजन टू स्टॉप पिलग्रिमेज टैक्स एट सोमनाथ एज वेल एज कंस्ट्रक्ट मालव लेक इन धोड़का। वाव! जो लोग पैदल आते हैं ना, उसे हम कहते हैं पिलग्रिमेज। पद यात्रा करके जो लोग भगवान की तीर्थ पे जाते हैं, तो पहले के जमाने में तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, तो वो टैक्स हटवाने का काम किया है मीनल देवी ने। और एक अच्छा काम किया, लोगों को मीठा पानी पीने के लिए एक लेक बनवाया धोड़का के अंदर, जिसका नाम है मालव लेक। सो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सिद्धराज जयसी, हेमचंद्राचार्य जी ने एक बुक लिखी थी, काली काल सर्वांगना। ही कंपोज्ड ए ग्रामर बुक। भाई सिद्धराज जयसी के रूल के दौरान ये जो काली काल सर्वांगना, उसके बाद एक ग्रामर बुक जिसका नाम है सिद्ध हेम शब्दानुशासन। किसने लिखा था? हेमचंद्राचार्य जी ने लिखा था। When the procession of this scripture was carried out on elephant in the town, the king of Patan walked along with the people. राजा एक घुड़सवारी के साथ, मतलब हाथियों के साथ, उसका पूरा प्रोसेशन निकालते। किसके लिए? ये जो बुक के लिए। वैसा एलिफेंट के ऊपर पूरे शहर में ये लोग चक्कर मारते, वो भी एलिफेंट के ऊपर। पाटन में, पूरे पाटन में राजा अपने लोगों के साथ चलते। कुमारपाल ऑल्सो वर्कड फॉर द पीपल ऑफ वेलफेयर। लोगों के अच्छे के लिए बहुत काम किया है राजा कुमारपाल ने। बीइंग इंस्पायर्ड बाय हिम, Kumarpal banned gambling, animal slaughter in the state and issued strict instructions for non-violence. बहुत ही अच्छा काम लिखा है। आचार्य हेमचंद्राचार्य जी काफी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले थे। उनसे इंस्पायर होकर कुमारपाल ने क्या किया, अपने राज्य में जो लोग चोर उचक्के वाला जो गेम खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, जुगार खेलते हैं, बंद करवा दिया। स्लॉटरिंग, एनिमल को कट करते हैं ना, मारते हैं, वो सब बंद करवा दिया। और पूरे राज्य के अंदर नॉन वायलेंस के ऊपर पूरा स्ट्रिक्ट रूल्स और ऑर्डर रख दिए कि कोई भी मारपीट नहीं करेगा, कत्ल नहीं करेगा, मारा मारी नहीं करेगा। हेमचंद्राचार्य जी हैज एनहांस्ड द प्रेस्टीज ऑफ द किंग बाय राइटिंग द बुक कुमारपाल चरिता। वाह! ये बुक देखिए आप, ये बुक लिखी है हेमचंद्राचार्य जी ने। किसके ऊपर? ये जो कुमारपाल है उनके ऊपर। बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उन्होंने लिखा है, और हमें जो आज जानकारी मिल रही है इन्हीं की किताब से मिल रही है। आगे का ये जो पैराग्राफ है बच्चों, अजयपाल राजा, ही बिकेम द रूलर ऑफ पाटन। कुमारपाल के बाद यही पाटन का रूलर बना। आफ्टर रीजन ऑफ अबाउट 4 years,
हिज सन मूलराज टू, उनका बेटा मूलराज टू रूलर बना गुजरात का। फिर मूलराज टू ने हराया शिहाबुद्दीन घोरी को बहुत ही कम उम्र में। जब शिहाबुद्दीन घोरी गुजरात में आया था, इन्वेड का मतलब है कहीं पर जगह चढ़ाई करना, हमला करना, अटैक करना। सो शिहाबुद्दीन घोरी को हराया मूलराज टू ने। कब? अराउंड 1178 एडी में। नांदोल के चर्मन रूलर कल्हन और उसके ब्रदर कीर्तिपाल ने खूब मदद की थी हमारे मूलराज टू राजा को इस लड़ाई में जीतने के लिए। सो दोस्तों, एकता से काम चलता है, आपको यूनिटी रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एज द पावर ऑफ सोलंकी रूलर्स वीकन का मतलब है कम पड़ गया इनका, ये लोग जब कमजोर पड़ गए। वाघेला डायनेस्टी केम टू पावर, गुजरात में राजपूत सोलंकी के बाद आया है वाघेला डायनेस्टी। वाघेलास वर लॉयल नोबल्स ऑफ सोलंकी, सोलंकी ही किंग के नोबल पीपल थे ये पहले, अब ये सोलंकी की जगह पर राजा बन गए हैं। सोलंकी किंग्स गिव विलेज नेम व्याघ्रपल्ली, मतलब वाघेल, एक विलेज का नाम ही व्याघ्रपल्ली रखा था, वाघेल, टू अनुरोज इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विस। वो इतने अच्छा काम करते वाघेला लोग, ये जो वाघेलास थे, इसी कारण पूरा एक गांव ही उनके नाम कर दिया कि भाई ये गांव आज से व्याघ्रपल्ली, मतलब वाघेल लोगों का गांव। His descendants were called वाघेला after the name of village। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी लोग इनकी डायनेस्टी में आए वो सब वाघेला के नाम से जाने गए। ओरिजिनली दे टू वर ऑफ द चालुक्य क्लैन, एक्चुअली में थे तो ये चालुक्य क्लैन ही, पहले जाति अलग थी, वाघेला पीपल थे, उनकी कम्युनिटी थी। रूलर्स जैसे कि विरदावल, विसलदेव, अर्जुन देव, सारंग देव, ये सब वाघेला डायनेस्टी के रूलर्स थे जो गुजरात में रूल कर चुके थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ वीर धवल, गुजरात हैड एफिशिएंट एंड स्किल्ड मिनिस्टर्स लाइक वस्तुपाल एंड तेजपाल। कौन से राजा की बात करी जा रही है? यहाँ पर बात करी जा रही है वीर धवल की। उनके शासन के अंदर, अंडर हिज रूल, काफी एफिशिएंट और स्किल्ड मिनिस्टर्स हुआ करते, जैसे वस्तुपाल, तेजपाल। बिकॉज ऑफ द प्रोफिशिएंसी ऑफ दिस मिनिस्टर्स, गुजरात कुड फेस द बैटल अगेंस्ट द मुस्लिम। इन दोनों की वजह से अगर वो लोग मुस्लिम के सामने भी बैटल लड़ेंगे तो अपनी रणनीति इतनी पक्की बनाएंगे, आसानी से जीत हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टेब्लिश इन गुजरात एट द टाइम ऑफ कर्णदेव वाघेला। जब इनकी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था उनकी वाघेला डायनेस्टी का, उसी के दौरान दिल्ली सल्तनत ने हमला किया और उन्होंने गुजरात में एंट्री मारी। सो अराउंड 1304 की ये बात है। उसी टाइम पे जो बंगाल है दैट वाज रूल बाय पाला डायनेस्टी। अगर हम गुजरात को छोड़कर थोड़ा बंगाल की तरफ जाए तो वहां पर पाला डायनेस्टी थी, मिडिल 8th सेंचुरी की बात है। दिस डायनेस्टी वाज कॉल्ड पल्लवंश। क्या बोलते लोग इसको? पल्लवंश ऑफ बंगाल, सिंस द वर्ड पाला केम आफ्टर द नेम ऑफ फाउंडर। फाउंडर का जो पाला डायनेस्टी है तो उनमें पाला पाला कोई भी नाम उनके पीछे पाला लगता है, तो इनकी जो डायनेस्टी थी उनका नाम था पल्लवंश, याद रखना ये। दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द किंग नेम्ड गोपाल। गोपाल राजा, सब 20 साल का उनका पीरियड था जिन्होंने राज किया एज अ किंग। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ पाला डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी गिरने लगी, सेन डायनेस्टी उभरने लगी, आगे बढ़ने लगी इन द ईयर 1095 एडी। ये सब बंगाल की बात है। उसमें से भी विजय सेन वाज द फर्स्ट एमिनेंट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। His son Balal Sen composed दान सागर एंड अद्भुत सागर टेक्स्ट। दो बुक है, दान सागर एंड अद्भुत सागर, दोनों किसने लिखी है? विजय सेन के बेटे बलाल सेन ने। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। आगे का पैराग्राफ ये कहता है कि भाई आफ्टर कॉन्करिंग गुजरात, जो कर्णदेव वाघेला थे, सुल्तान ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड नाजीम, कि भाई गुजरात पे कब्जा कर लिया, किसको हरा के? कर्णदेव वाघेला को। अब दिल्ली से भेजा गया नाजिम, मतलब कि सुभाष को भेजा गया गुजरात का ख्याल रखने के लिए। दिस गवर्नर्स कैरिड आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इन 1407 एडी। जफर खान ने नाम बदल कर रख दिया जफर शाह, और वो बन गया गुजरात का सुल्तान। देयर वर 14 सुल्तान्स इन दिस डायनेस्टी, इंक्लूडिंग सुल्तान्स लाइक अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह। द सल्तनत पीरियड केम टू एन एंड इन 16th सेंचुरी में सल्तनत पीरियड भी भस्म, खत्म, क्योंकि अंग्रेज आ चुके थे ना। दिल्ली सल्तनत सिंह सेंचुरी में खत्म हुई और हो गया मुगल पीरियड की शुरुआत। किसकी शुरुआत? मुगल पीरियड। सो ये जो पैराग्राफ में बताया गया, वाघेला डायनेस्टी का जो करना था वो हार गया। सल्तनत दिल्ली अपॉइंट किया किसको? नाजिम को। गवर्नर्स भी रखे गए 1407 में। जफर खान ने अपना नाम बदल के मुजफ्फर शाह रख दिया, सुल्तान बन गया वो। उसके बाद काफी 14 बड़े बड़े सुल्तान थे इस डायनेस्टी के अंदर। अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह, ये सब। ये सल्तनत पीरियड का एंड 16th सेंचुरी में खत्म हुआ और शुरुआत हो गई मुगल एम्पायर की। चलिए, ये क्या है? नो दिस। वंडा चावड़ा ने अनहिलवाड़ पाटन एस्टेब्लिश किया था और अहमद शाह ने अहमदाबाद, आज का जो अहमदाबाद है वो अहमद शाह ने बनाया था शहर।
आगे का जो पैराग्राफ है वो था साउथ इंडिया के स्टेट्स कैसे थे। द स्टेट्स लोकेटेड इन द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा कॉल्ड सदर्न स्टेट्स। नर्मदा रिवर के नीचे के जितने भी स्टेट्स थे वो सदर्न स्टेट्स में काउंटेड किए जाते थे। 8th सेंचुरी में छोटे और बड़े दोनों डायनेस्टीज रूल कर रहे थे इंडिपेंडेंटली इन साउथ इंडिया एज वेल एज इन नॉर्थ इंडिया। लेट्स ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डायनेस्टीज जैसे कि चालुक्य, राष्ट्रकूटा, पल्लवा, चोला, पंड्या, चेरा, ये सब साउथ इंडियन स्टेट्स थे। और आइए चलिए सबसे पहले बात करते हैं चालुक्य डायनेस्टी। उसका राजा जयसी 540 एडी में वातापी नाम के शहर को कैपिटल बना लिया और इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। और ये जो स्थापित करने वाला राजा था वो था, ये फोटो में है, पुलकेशी वन। और इस डायनेस्टी को लोगों ने चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी, जिसको आज बादामी जगह के नाम से बोलते हैं, इस डायनेस्टी के अंदर प्रोमिनेंट रूलर्स हुआ करते जैसे कीर्ति वर्मन रूलर, पुलकेशी वन, पुलकेशी टू, 3 रूलर्स काफी इंपॉर्टेंट थे। जब वातापी में चालुक्य डायनेस्टी थोड़ी ढीली पड़ गई, वीकन हो गई, उनकी एक ब्रांच एस्टैब्लिश कर दिया उन्होंने कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में। उनके ही कुछ लोगों ने अपना नया राज्य शुरू कर दिया। दिस ब्रांच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विष्णुवर्धन ने ये स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया। एज दिस चालुक्य रूलर्स ऑफ ईस्ट मेड वेंगी देयर कैपिटल, यही चालुक्य लोग जो ईस्ट में गए थे उन्होंने वेंगी शहर को अपना कैपिटल बना लिया और वो लोग धीरे धीरे बन गए वेंगी चालुक्यास। देखा, एरिया के हिसाब से नाम, वेंगी के लोग वेंगी चालुक्यास। चलिए, वातापी और वेंगी की तरह से कल्याणी भी एक ब्रांच बन गया। चालुक्य डायनेस्टी की 3 ब्रांच, वातापी, वेंगी एंड कल्याणी। दिस चालुक्यास वर नोन एज चालुक्य ऑफ कल्याणी। कल्याणी के चालुक्यास, वेंगी के चालुक्यास और वातापी के चालुक्यास, 3 हो गए चालुक्य डायनेस्टी के लोग। अलग अलग जगह पे इंडिपेंडेंट रह रहे थे ये लोग। आगे के पैराग्राफ में देखो, ये जो फोटोग्राफ है पुलकेशी 2 का है भाई। ये जो पैराग्राफ है बाकी हमारा, द पावर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी रोज when Chalukya dynasty declined in the south. Indra I, considered to be the first king of this dynasty. Govind II was the most powerful ruler of Rashtrakuta dynasty. भाई राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने अपनी जगह ले ली थी किसके बाद? चालुक्य डायनेस्टी के बाद। और इसमें भी उसका जो राजकुमार था इंद्रवन, पहला राजा था इस डायनेस्टी का। उसमें भी जो गोविंद II के बाद गोविंद III, वो मोस्ट पावरफुल रूलर था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का। 2 states that existed around the time in गुजरात। गुजरात में उस जमाने में यादव के भी 2 राज्य थे भाई। एक था देवगिरी और दूसरा था द्वार समुद्र। याद रखना, देवगिरी एंड द्वार समुद्र। होयसल डायनेस्टी, विच डायनेस्टी? द होयसल डायनेस्टी रूल्ड इन द्वार समुद्र। द्वार समुद्र में उस टाइम पे होयसल डायनेस्टी राज करती। उसके साथ साथ देवगिरी ऑल्सो रूल्ड बाय यादव्स। द्वार समुद्र वॉज द कैपिटल ऑफ होयसल एंड देवगिरी वॉज द कैपिटल ऑफ यादव। द्वार समुद्र होयसल का कैपिटल, और वो कौन रूल कर रहा था वहां पर? होयसल डायनेस्टी रूल कर रही थी। और एक तरफ यादव डायनेस्टी रूल कर रही थी देवगिरी के अंदर। सो देवगिरी यादव का कैपिटल था भाई। आगे के पैराग्राफ में क्लियर लिखा है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कल्याणी चालुक्यास एम्पायर इन द साउथ, न्यू किंगडम्स emerged there. This included Kakatiya of Warangal also. They ruled over the land between Krishna and Kaveri rivers. वरंगल वॉर देयर कैपिटल। किसका कैपिटल था वरंगल भाई? कल्याणी चालुक्यास एम्पायर का राज था, उनका सेंटर था। क्योंकि जैसे ही ये जो कल्याणी चालुक्य का जो एम्पायर था, धीरे धीरे उसका वर्चस्व, मतलब उसका जो पावर था बहुत ही कम होने लगा था साउथ इंडिया में स्पेशली। कल्याणी चालुक्यास का जो पावर था धीरे धीरे कम हो रहा था इन द साउथ। नए नए किंगडम्स उभर रहे थे। उसी के अंदर से जो काकतिया जो वरंगल है, दे रूल ओवर द लैंड। कृष्णा और कावेरी रिवर के बीच की जो जगह है वहां पर इन्होंने रूल किया था और उनका वरंगल कैपिटल था। वन मोर सच इंपॉर्टेंट डायनेस्टी वॉज द पल्लवा डायनेस्टी। यस दोस्तों, स्टूडेंट्स याद रखना है पल्लवा डायनेस्टी का नाम। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय बापदेव या बापदेव, बप्पादेव, बपदेव, वॉट एवर यू से, नाम याद रखिएगा। उनका कैपिटल कांचीपुरम था। महेंद्र वर्मन 1, नरसिम्हा वर्मन 1, महेंद्र वर्मन 2, ये सब इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। किसके? कौन सी डायनेस्टी के? ये सब थे रूलर्स इंपॉर्टेंट पल्लवा डायनेस्टी के। इसके बाद कुछ रीजन है, तंजौर है, तिरुचिरापल्ली है, तंजौर, ये सब साउथ इंडिया में है। पडुकोट्टई है, ये सब इंडिया में। चोला डायनेस्टी मतलब चोला मंडल रूल करते थे मीडिएवल पीरियड में, उस जमाने की बात है। तंजौर उनका कैपिटल हुआ करता था, याद रखना आप लोग, तंजौर कैपिटल था चोला डायनेस्टी का। उसमें राजा राज 1,
राजाधिराज वन, राजेंद्र वन, ये सब इंपॉर्टेंट चोला डायनेस्टी के रूलर्स थे. वन मोर सच एंशियंट साउथ इंडियन डायनेस्टी वाज पंड्या. भाई छोला देख लिया हमने, पल्लवास देख लिया, पंड्यास के बारे में बात करना रह जाएगा तो थोड़ी चलेगा. देखते हैं पंड्यास कौन थे. पंड्यास किंगडम वाज स्मॉल, इनका किंगडम छोटा था, बट इट वाज अ लार्ज सेंटर ऑफ ट्रेड. बिजनेस का सबसे बड़ा हब था ये, क्योंकि at that time one of the regions which get separated from Tamil was ruled by Chera dynasty, and another name of Chera is Kerala और मलयालम. आज के टाइम में चेरा डायनेस्टी को हम केरला भी बोले या मलयालम बोले, वो सब एक ही था. इंडिया का जो किंगडम था वो छोटा था, पर वो ट्रेड सेंटर, बिजनेस हब था बड़ा, याद रखना. उसके बाद जो अयान वॉज द फर्स्ट रूलर. चेरा डायनेस्टी का पहला रूलर था अयान, एंड सेतुंग वन था उनका बेस्ट रूलर. भाई अयान पहला रूलर था, पर जो आप अगर बात करें बेस्ट रूलर की तो वो कौन था? सेतुंग वन. किसका? चेरा डायनेस्टी का. आगे के पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और बात करते हैं नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ राजपूत एरा. राजपूत एरा में इतना बड़ा एम्पायर संभाला कैसे, किस स्टाइल से, कौन से तरीकों से? लेट्स सी. सो लिखा है ड्यूरिंग राजपूत एरा वेरियस राजपूत डायनेस्टीज रूल्ड. काफी सारी डायनेस्टीज रूल कर रही थी. एट दैट टाइम देयर वाज चेंजेस इन द रूलिंग डायनेस्टीज, बट देयर वर नो चेंज इन द सिचुएशन इन द पॉलिटिकल डायनेस्टी. चलो भाई, और राजा महाराजा आए गए, पर उनकी जो स्टाइल थी, पॉलिटिकल स्टाइल, वो ऐसी की ऐसी ही रही. चाहे ये राजा है कि वो राजा है, लोगों के लिए तो सब कुछ सेम ही था. राजपूत एरा में, इन द राजपूत एरा, पोजीशन ऑफ द किंग वाज हेरिडिटरी. किंग की जो पोजीशन थी वो हेरिडिटरी, मतलब कि राजा है, आज मैं राजा हूं तो मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो वही राजा बनेगा, और कोई राजगद्दी पे बैठ सकता, उसे बोलते हैं हेरिडिटरी किंग. इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट ओनली द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग कुड बिकम द रूलर. किंग यूज्ड टू मेक एनी वन ऑफ हिज सन एज द युवराज ऑफ हिज सक्सेसर. बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर. राजा की इच्छा है भाई, राजा के सपोज 5 बेटे हैं तो 5 में जो बड़ा है वो राजा बनेगा, ऐसा नहीं है. उसको जो काबिल लगता था वही राजा बनता था भविष्य का, मीन्स फ्यूचर का. There are instances which shows that people or courtiers used to elect or select the king of their choice. Like King Yashashkar of Kashmir was chosen by the committee of Brahmins. भाई कुछ जगहों पे तो ऐसा था हमारे राज्यों में, हमारे देश के राज्यों में, भाई कॉर्टियर्स मतलब कि वहां के लोग इलेक्ट करते राजा को कि भाई हमारा राजा सिर्फ यही बनेगा, जो अच्छा काम करेगा लोग उनको ही पसंद करेंगे डेफिनेटली. ऐसा एक एग्जाम्पल है किंग यशस्कर ऑफ कश्मीर, जो लोगों के द्वारा इलेक्ट हुए थे. एक कम्युनिटी थी, पूरे ब्राह्मण की कम्युनिटी, उन लोगों ने वोट करके जिताया कि भाई हमें यही राजा चाहिए और कोई नहीं चाहिए. मिनिस्टर्स भी 2 टाइप्स के होते थे उस जमाने में. एक तो था आमत्य मतलब मिनिस्टर्स, और दूसरा था सेक्रेटरीज. आमत्य का जो जॉब था वो था टू नेगोशिएट एंड डू पॉलिटिक्स करना, बिजनेसमैन के साथ नेगोशिएट करना बिजनेस के लिए. एंड जो सेक्रेटरीज थे उनकी जॉब थी टू फाइट एंड मेक पीस, झगड़ना झगड़ना और शांति बनाए रखना राज में, दूसरे दुश्मन से निपट लेने का काम. सो द फाइनल डिसीजन था ऑन एवरी पॉलिसी वो राजा ही लेता. भाई कोई भी पॉलिसी बनेगी या नाबूद होगी या बनेगी, राजा बोलेगा वही होता है. द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द रेजाइम वाज होल्डिंग पोजीशंस लाइक महाप्रतिहार एंड दंड नायक. कुछ राजा की टीम के मेंबर्स थे, उनके अंदर भी कुछ ताकती पोजीशन की उनको मिलती थी. उनके पास भी कोई ताकत पोजीशन मिलती थी, जैसे कि भाई कोई महाप्रतिहार बनता, कोई दंड नायक बनता. द हेड ऑफ द टाउन, पूरे शहर का जो हेड काउंसिल था, दैट वाज कॉल्ड मेयर, नगरपति. आज भी हम हमारे शहर के हेड को मेयर ही कहते हैं. तो उस जमाने में या तो आज का मेयर बोलो, पर उस जमाने में लोग नगरपति बोलते. क्या बोलते? नगरपति. ये जो पैराग्राफ है, विलेज इंस्टीट्यूशंस ऑक्यूपाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ड्यूरिंग द राजपूत रूल. विलेज में काफी सारे संस्थाएं हुआ करती थी और राजपूत रूल में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है. कैसे? दिस इंस्टीट्यूशंस हैड डेवलप्ड सो वेल दैट ग्राम पंचायत रिमेन इंपॉर्टेंट इवन एट द टाइम ऑफ मुगल्स. मुगल सल्तनत आई तो भी गांव में पंचायत समिति और पंचायत की प्रथा चल रही थी. तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो जस्ट लाइक नॉर्थ, ग्राम पंचायत ऑक्यूपाइड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द साउथ. भाई नॉर्थ और गुजरात की बात हो गई, साउथ में भी ग्राम पंचायत ने जगह बनाए रखी थी. और जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, हेड, उसे मुखी कहो या आज की तारीख में हम सरपंच कहेंगे. Although ग्राम पंचायत used to give judgment in many matters, yet the king was the supreme authority in judicial system.
अगर उस जमाने में कोई डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो ग्राम पंचायत जो थी वो जजमेंट लेती कि भाई तू सही है कि तू सही है। अगर डिसीजन ना ले पाए तो आखिरी डिसीजन राजा का होता था। राजा बोलेगा, जो बोलेगा वो सच रहेगा, खत्म। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। आगे हम यहां पर क्या लिखा है भाई, थिंक पंच इज कंसिडर्ड एट द गॉड ऑफ जस्टिस। पंच मतलब वो जो 5 मेंबर पंचायत के, वो जस्टिस के मतलब आपको जस्टिस दिलाएंगे, सच का सच और झूठ का झूठ करने वाले ये 5 लोग भगवान समान होते थे। आइए ट्रेड और कॉमर्स, बिजनेस कैसे चलता था बात करते हैं। देयर वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग केयर ऑफ कॉमर्स रिलेटेड मैटर्स in the Rajput era. This department used to make arrangements for collection of tax over the foreign trade, decide the value of things and purchase essential commodities required in the state. Main source of tax collection was land revenue दोस्तों। सेपरेट डिपार्टमेंट पूरा बिठाया हुआ था बिजनेस के लिए कि भाई पैसों का ध्यान कौन रखेगा राजपूत एरा में। ये डिपार्टमेंट क्या अरेंजमेंट करती, टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, फॉरेन ट्रेड कैसे बिजनेस को हैंडल करेंगे, कोई चीज हमारे देश में या हमारे स्टेट में उसकी वैल्यू नक्की कैसे करेंगे, परचेस कैसे करना है, बेचना कैसे, कितने पैसे में लेना है, कितने में लेना है, इन ऑल द थिंग्स। इनका जो मेन पैसों का सोर्स था वो था लोगों के पास टैक्स कलेक्ट करना। क्या करना, टैक्स, उससे लैंड रेवेन्यू, जमीन पे रहने का भाड़ा। वॉज 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। आप जितना कमाते हो, अगर आप 6 रुपए कमा रहे हो तो 1 रुपये उसको देने का। 1/6 पार्ट मतलब 100 में से 17 रुपीज समझ लो, एग्जाम्पल अराउंड 17 रुपीज देने का। तो इन राजपूत एरा उसे लोग कहते थे भाग, कि भाई मुझे मेरा भाग चाहिए, मेरी जमीन पे रहे तो मुझे मेरा हक का भाग दे दो और अब मेरी जमीन पे काम बिजनेस जो भी करना है करो। इट इज लेव्ड ऑन द लैंड इवन टुडे ऑल्सो। आज भी हम लैंड रेवेन्यू लेते हैं। रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम पोर्ट्स, चेक पॉइंट्स, इरिगेशन। खेत की करो तो भी, जहाज लेकर आओ या लेकर जाओ तो भी टैक्स देना पड़ता है राजपूत एरा में। यहाँ पर लिखा है स्तंभ तीर्थ, मतलब खंभात के अंदर है स्तंभ तीर्थ, और ब्रिगु कच्छ वो भरूच में। These are the 2 important ports जहां पर बोट्स आते बाहर की देश है बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये फॉरेन के लिए फेमस जगह थी खंभात और भरूच। उसको स्तंभ तीर्थ बोलते पहले खंभात को, और ब्रिगु कच्छ बोलते भरूच को। अब फॉरेनर्स, कौन से फॉरेनर्स ने इंडिया में अटैक किया राजपूत एज में, देखते हैं। मुस्लिम्स इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया में। मुस्लिम आए बिटवीन द 8th, कौन सी सेंचुरी, 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बिटवीन में। 8th सेंचुरी में आया मोहम्मद इब्न कासिम आया, उसने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अटैक किया इंडिया के ऊपर और अपनी अपनी बाउंड्रीज अरब से बनाने की शुरू की। अरब कंट्रीज से, किंगडम से आया था वो। उसके बाद आर्मी ऑफ सबुकतगीन, उन्होंने भी इन्वेड किया गुजरात के अंदर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। बट द इन्वेशंस डिड नॉट हेल्प द इन्वेडर्स। इन्होंने घुसनखोरी की। ये जो इन्वेशन लिखा है ना, दैट मीन्स घुसनखोरी, घुसना, किसी और देश में घुस जाना। उनसे उनका कोई फायदा नहीं हुआ, इंडिया में वो पावर एस्टेब्लिश कर ही नहीं पाए। उसके बाद सीइंग द अबंडेंट वेल्थ, सुल्तान मोहम्मद गजनी, ये मेन कैरेक्टर है सुल्तान मोहम्मद गजनी। जैसे देखा कि भाई काफी सारी इंडिया में वेल्थ है, तो सुल्तान मोहम्मद गजनी आया, उसने इंडिया में इन्वेड किया अराउंड 1000 AD में, एंड 1026 तक उसने राज किया। अबंडेंट मान, हमारे पास खूब वेल्थ, पैसे थे, सब कुछ था, और इसी के कारण मोहम्मद गजनी ने इन्वेशन किया इंडिया के अंदर और इंडिया की वेल्थ को लूटने के लिए। He kept on invading India again, वो बार बार हमारे देश को लूटता रहा। The Indian could not unite to form, और जो छोटे छोटे स्टेट्स है वो लोग इकट्ठा नहीं हो पाए और इसको हरा नहीं पाए। पर एज अ रिजल्ट 10,026 में उसने सोमनाथ पे अटैक किया और सोमनाथ मंदिर के और सोमनाथ पूरे शहर में से सब कुछ लूट के ले गया। पैराग्राफ है आगे, इंडिया वॉज इन्वेडेड अगेन फ्रॉम द सेम डायरेक्शन। उसी अफगानिस्तान की तरफ से काफी सारे लोग, मुस्लिम लोग, हमारे गुजरात के ऊपर, इंडिया के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। जहां पर जो मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था वो था 150 ईयर्स, उसके 150 साल बाद, द डेथ ऑफ मोहम्मद गजनी के बाद देयर वर बैटल्स अमंग द फेम। अंदर अंदर गजनी लोगों के मारा मारी, वॉर होने लगे, अंदर अंदर वो लोग लड़ने लगे और उनका पावर धीरे धीरे वीक हो गया और वो लोग टूट पड़े। कॉन्सिक्वेंटली शहाबुद्दीन घोरी, मोहम्मद घोरी गजनी के बाद शहाबुद्दीन घोरी ने इंडिया में आने की कोशिश करी 12th सेंचुरी में। इनिशियली ही हैड टू सफर सम डिफीट्स, पहले वो हार गया, पहले वो काफी बार हारा, बट उसने लास्ट में हमारे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया दूसरे युद्ध के अंदर, तराई के अंदर।
और ये युद्ध के बाद हमारा इंडिया का मतलब हमारे हिंदुओं का राज खत्म। किसके आने के बाद? शहाबुद्दीन घोरी के आने के बाद। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ओवर। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। और हाँ, इसकी वीडियो मतलब सोल्यूशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के दे रखी है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके इस चैप्टर का सोल्यूशन देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर दो, मेरा भी आईडी है, चैनल का भी आईडी है। खूब सारे रील्स देखने को मिलेगी। बाय बाय।